नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने परिवेश में गति का वर्णन। अगर आप चैप्टर पढ़ने आ रखे हैं गति का वर्णन, गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और इस चैप्टर से, इस अध्याय से जो भी आपको सीखना है बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, अध्याय 4 आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि इससे अच्छे और बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं स्थिति का वर्णन और गति की अवधारणा। सबसे पहले है गति होती क्या है। देखो, यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, मान लो यहाँ पे कोई पोल है, खड़ा है, और यहाँ पे कोई गाड़ी आपके पास, तो आप देखोगे कि जो ये संदर्भ बिंदु है, इसी को हम संदर्भ बिंदु बोलते हैं, इसके सापेक्ष अगर ये जो कार है, मतलब जो वस्तु है, ये वाली कार जैसे मैं मान रहा हूं, ये यहां से यहां पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है ये जो वस्तु है वो गति में है, तभी यहां से यहां पहुंच गई है, क्योंकि जो आपका संदर्भ बिंदु है वो उसी जगह पे है। तो इसी को बोला जाता है गति। तो यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, संदर्भ बिंदु का मतलब हो गया कोई रेफरेंस पॉइंट जैसे आपने लिया हुआ है, इसके सापेक्ष अगर स्थिति में परिवर्तन, देखो पहले ये चीज यहाँ पे थी, अब इसकी स्थिति परिवर्तन होगी, कहां पहुंच गई वो, यहाँ पे पहुंच गई हो, तो इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो गतिशील होगी। आई बात समझ में? तो किसी भी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अगला आपके पास है विराम अवस्था। क्या होता है? रेस्ट जिसे हम बोलते हैं। विराम अवस्था का मतलब है जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। यदि समय के साथ संदर्भ बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये हुआ कि माना 1 बजे कोई वस्तु यहां पे थी, अब 2 बजे भी वस्तु यहीं पे है, इसका मतलब है वो विरामावस्था में है, वो गतिशील नहीं है, तो इसे बोला जाता है विराम अवस्था। तीसरा आपके पास आता है संदर्भ बिंदु, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, यहां भी जैसे हमने पढ़ा संदर्भ बिंदु क्या होता है। तो संदर्भ बिंदु का मतलब हुआ किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए एक नियत बिंदु चुना जाता है, जिसे मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु कहते हैं। मतलब अगर मुझे जो ये कार जिसे मैं मान रहा हूं, अगर मुझे इसकी स्थिति का वर्णन करना है तो मुझे इसके लिए एक मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु चुनना होगा, इसी को बोला जाता है संदर्भ बिंदु। ठीक है, तो किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए एक नियत बिंदु चुना जाता है, जिसे मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु कहते हैं। अगला आपके पास है दिशा का निरूपण। तो सरल रेखीय गति में दिशा को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। मतलब ये हुआ कि अगर माना मेरे पास कोई सरल रेखा है, ये है, मान लो ये सरल रेखा है, तो ये बीच में 0 होगा, 0, इसके दाईं ओर सारे धनात्मक होंगे और बाईं ओर सारे ऋणात्मक होंगे। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, जैसे मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक होता है, तो ये है दिशा का निरूपण। मतलब इसे धन से और ऋण से निरूपित किया जाता है अगर मुझे दिशा किसी चीज की दिखानी हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी कि गति क्या होती है, विराम अवस्था क्या है, संदर्भ बिंदु क्या है, और दिशा का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। अब आपके पास है कुछ भौतिक राशियां होती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम अदिश राशि और सदिश राशि। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अदिश राशि मतलब हुआ वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूरी है, तो दूरी है तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, लेकिन ये दिशा में तो नहीं हो सकता है ना, कि इस दिशा में इतनी दूरी। या चाल जो होगा आपका, वो भी क्या है, एक अदिश है। चाल मतलब किलोमीटर पर घंटा जिसे हम बोलते हैं। आप इसे ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल आप एक दुकान में गए और आपने जो दुकानदार है उसे बोला कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, है ना। तो जो 1 kg है, 1 किलो चीनी है, ये परिणाम है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए उत्तर दिशा में, है ना, क्योंकि इसमें दिशा नहीं आएगी। तो जिससे जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें बोला जाता है अदिश राशियां। समझ पाए आप क्या हुआ? उसके बाद सदिश राशियां, जस्ट इसका ऑपोजिट है। वे राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है,
जैसा आपका विस्थापन हुआ या वेग हुआ या त्वरण हुआ, तो इसे बोला जाएगा सदिश राशियां। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको बोला मैंने आपको 2 न्यूटन का बल लगाना है, क्या लगाना है, बल लगाना है, तो आप पूछोगे ना किस दिशा में लगाना है बल, मतलब ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है या दाएं लगाना है या बाएं लगाना है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या रहा आपका, एक तो 2 न्यूटन, ये तो आपका होगा परिणाम, और इसके साथ साथ दिशा जो आ रही है, जो आपको बताया मैंने कि 2 न्यूटन का बल कहां को लगाना है, आपको अंदर लगाना है या बाहर लगाना है या ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, तो इसे बोला जाता है सदिश राशियां। आई बात समझ में? तो सदिश राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी, अदिश राशियां जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब आके आपके पास आता है दूरी क्या होती है, डिस्टेंस। बहुत सिंपल सा है, किसी वस्तु द्वारा अपनी पूरी गति के दौरान तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को कहा जाता है दूरी। जैसे मैंने आपको बोला कि आप यहां से गए, माने पॉइंट है ए, आप यहां से गए बी तक, ये माना 10 किलोमीटर है, फिर आप यहां से गए सी तक, ये माना 10 किलोमीटर है, फिर आप यहां से वापस आए यहां पर, और ये माना 10 किलोमीटर है। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपने कितनी दूरी तय की है, तो आपने 10 किलोमीटर यहां तय की है, यहाँ पे 10 यहाँ की है, 10 यहाँ की है, तो आपने कितने किलोमीटर तय की है, 30 किलोमीटर। तो इसी को बोला जाता है दूरी। मतलब अपनी गति के दौरान जब आप चल रहे हो तो आप वास्तविक पथ कितना आप कवर कर रहे हो। जैसे आपने ए से बी तक गए 10 किलोमीटर, फिर बी से सी तक गए 10 किलोमीटर, फिर सी से डी तक गए 10 किलोमीटर। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप डी से फिर ए तक आ गए 10 किलोमीटर, तो इस केस में आपने कितनी किलोमीटर तय की है, 40 किलोमीटर तय की है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम वास्तविक पथ की कुल लंबाई। ठीक है, प्रकृति कैसी होती है इसकी, तो प्रकृति होती है इसकी अदिश। अदिश मतलब इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। मात्रक इसका मीटर होता है, चाहे वो दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। विशेषता यह है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इसे बोला जाता है दूरी। आई बात समझ में? तो दूरी का मतलब है किसी वस्तु द्वारा अपनी पूरी गति के दौरान तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रकृति यह एक अदिश राशि होती है जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा मात्रक इसका मीटर होगा, और विशेषता सिर्फ धनात्मक हो सकती है, ना तो शून्य हो सकती है और ना ही ऋणात्मक हो सकती है। अगला है विस्थापन। विस्थापन का मतलब हुआ कि किसी वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति होती है और अंतिम स्थिति होती है, उनके बीच की सबसे छोटी या न्यूनतम सीधी दूरी को बोला जाता है विस्थापन। जैसे अगर आपसे ये कहूं मैं, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको कहा मैंने कि जैसे आपने ए से चलना शुरू किया, आप गए बी तक 10 किलोमीटर, फिर आप यहां से गए 5 किलोमीटर सी तक, फिर आप यहां पे चले गए 10 किलोमीटर डी तक। अब आप चले यहां से थे और आप पहुंच यहां गए हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी रह गई? अब जितनी ये होगी 5। इसका मतलब है जो विस्थापन हुआ वो सिर्फ कितना है, 5 है। या आपसे ये कहूं मैं कि माना ये पॉइंट ए है और ये आपके पास बिंदु बी, आप ए से बी तक गए 10 किलोमीटर और आप बी से फिर ए तक आ गए 10 किलोमीटर, वापस आ गए इसी पॉइंट पे। इसका मतलब है आपका विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जो आपका प्रारंभिक स्थिति होगी और जो आपकी अंतिम स्थिति होगी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी को बोला जाता है विस्थापन। आई बात समझ में? प्रकृति कैसी होती है, तो ये एक सदिश राशि होती है और इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसा ही मात्रक इसका मीटर होता है। विशेषता ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु जहां से चलना शुरू करती है वापस वहीं आ जाए, तो विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो आपको ये भी रखना है कि कभी भी एक जो वृत्ताकार पथ होगा, एक वृत्ताकार पथ, उसका विस्थापन कितना होगा, 0 होता है, क्योंकि यहां से चलना शुरू किया और वहीं पे वापस आ गया, तो उसका विस्थापन 0 होगा। ठीक है, अब आपके पास आगे आता है इसमें दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो बड़ा सिंपल है, दूरी की पहले आप परिभाषा, लक्षण के हिसाब से परिभाषा चेक कर लीजिए
किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को बोला जाता है विस्थापन। राशि कैसी होती है, तो जो दूरी होगी वो अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक होती है, जैसे कि हमने बात करी है इससे पहले, इसकी परिभाषा जब हम पढ़ रहे थे। जबकि जो विस्थापन होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, और दोनों का सही मात्रक मीटर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एग्जाम में पूछा जाता है दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इस तरीके से आप अंतर बता सकते हो। आगे आपके पास आता है चाल क्या होती है। देखो बड़ा सिंपल है, चाल मतलब हुआ किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, उसकी चाल बोलते हैं। प्रति इकाई समय का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि जो कोई कार है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, मतलब ये हुआ प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो इसी को बोलते हैं हम इकाई, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, तो उसे क्या बोला जाएगा, चाल बोला जाएगा। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सूत्र क्या होता है इसका, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और इसका SI मात्रक होता है। देखो दूरी को नापते हैं हम मीटर में और समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम है। विशेषता क्या होती है इसकी, तो जो चाल है हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकती है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये आपके पास चाल क्या होती है, इसका SI मात्रक क्या है। आगे आपके पास आता है वेग क्या होता है, वेलोसिटी जिसे बोलते हैं हम। तो वेग मतलब हुआ किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या जो विस्थापन होता है उसी को बोला जाता है वेग। देखो बात सेम है, जैसा यहां पर डेफिनेशन थी आपकी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, बट यहां पे क्या है आपके पास, जो प्रति इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, क्योंकि इसमें दिशा ऐड हो गई है, इसीलिए क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो क्या होगा वेग, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन, उसे बोला जाएगा वेग। सूत्र क्या होता है, तो वेग बराबर विस्थापन अपॉन में समय। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों एक साथ आ रहे हैं, आपको बताया मैंने, क्योंकि है वही बिल्कुल जैसा चाल होता है, बस ये निश्चित दिशा में कितनी दूरी तय करता है प्रति इकाई समय में, उसे बोला जाता है वेलोसिटी या वेग। SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है इसका भी। और विशेषता क्या होती है, तो ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, क्योंकि विस्थापन भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वेग बराबर हुआ विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो आपको वेग समझ आया होगा। वेग और चाल में सिर्फ इतना अंतर होता है कि वेग में दिशा आ जाती है जबकि चाल में दिशा नहीं आती है। अब कभी कभी इन दोनों में डायरेक्ट अंतर पूछा जाता है, बताइए चाल और वेग में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार चाल बताओगे। चाल क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी, जबकि वेग क्या होता है, एकांक समय में निश्चित दिशा में हुआ विस्थापन। समझ रहे हो आप, बस यहाँ पे दिशा और ऐड हो गई है। निर्भरता, तो यह चली गई दूरी पर निर्भर करता है, जबकि किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है। राशि का प्रकार, तो चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, और चाल धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जबकि जो वेग होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो ये है इन दोनों में अंतर जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है औसत चाल क्या होता है। बहुत आसान है, देखो औसत चाल का मतलब ये हुआ कि आपने कुल कितनी दूरी तय की है और उस दूरी को तय करने में आपका कुल कितना समय लगा है, उसी को बोला जाता है औसत चाल। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या बोला जाता है,
औसत चाल या माध्य चाल कहते हैं। आई बात समझ में? ऐसे समझ लो आप इसे। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे लगाए, 20 किलोमीटर तय करने में आपने 5 घंटे लगाए और 30 किलोमीटर तय करने में आपने 3 घंटे लगाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका औसत चाल क्या होगा, औसत चाल, तो आप बोलोगे टोटल दूरी कितनी तय की आपने, 10 ये, 20 ये और 30 ये, और समय कितना लगा आपको, 2 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे। तो जो आपने कुल दूरी तय की है और जितना आपको उस दूरी को तय करने में जितना कुल समय लगा है, उनका जो अनुपात होगा उसी को बोला जाता है औसत चाल। आई बात समझ में? अब फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल है तो अदिश राशि होगी। इसका SI मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। विशेषता क्या है, तो ये हमेशा धनात्मक या शून्य होता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। मतलब सारी कंडीशन वही है जो चाल की होती है, बस यहाँ पे क्योंकि औसत है तो हमें औसत निकालना पड़ेगा। किसी वस्तु के कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय के अंतराल के अनुपात को क्या बोला जाता है, औसत वेग या माध्य वेग कहते हैं। आई बात समझ? बात सेम है कि कुल विस्थापन कितना हुआ है और जो विस्थापन हुआ है उसमें कुल समय अंतराल कितना हुआ, उनका जो अनुपात होगा उसे बोला जाता है औसत वेग। तो ये होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। यदि त्वरण एक समान है, आगे पढ़ेंगे हम त्वरण होता क्या है, तो जो औसत वेग होता है वो होता है u प्लस वी अपॉन 2। जो u होता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग और जो v होगा वो होगा अंतिम वेग। तो इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे दो तो उसी को बोला जाता है औसत वेग। ठीक है, क्योंकि वेग है तो प्रकृति कैसी होगी, सदिश राशि होगी। SI मात्रक वही मीटर प्रति सेकंड होगा। और विशेषता क्या होती है कि ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपके पास औसत वेग क्या होता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे आपके पास है तत्क्षणिक वेग क्या होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्क्षणिक वेग क्या होता है, तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को बोला जाता है तत्क्षणिक वेग। जैसे आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चलाते हो तो उस समय में आपके पास एक स्पीडोमीटर होता है जिसमें स्पीड दिखाई देती है आपकी गाड़ी की, 1 2 ऐसा लिखा होता है, अगर आपने देखा होगा। तो उस निश्चित समय में या विशेष क्षण में आपकी गाड़ी की जो वेग होगी, मतलब वो किस स्पीड से चल रही है, उसी को बोला जाता है तात्क्षणिक वेग। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास तात्क्षणिक वेग क्या होता है। आगे आपके पास त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन बोलते हैं जिसे। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब हुआ, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो कभी आपकी स्पीड ज्यादा होगी और कभी आपकी जो स्पीड है, मतलब चाल है, कभी ज्यादा होगी और कभी कम होगी। तो जो ये अंतर आ रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम, त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण बोलते हैं। दूसरे शब्दों में प्रति इकाई समय में वस्तु के वेग में कितना बदलाव हो रहा है, जो बताया मैंने कि आप कितना आपकी चाल को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उसी को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या होगा, जो अंतिम चाल होगी, अंतिम वेग होगा, और जो प्रारंभिक वेग होगा, उनका अंतर अपॉन में टी, जितना समय लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है त्वरण। तो ये क्या होता है, तो ये एक सदिश राशि है और यानी इसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये है त्वरण। अब देखो त्वरण धनात्मक भी हो सकता है और त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है, तो उसे बोला जाता है त्वरण। तो आपको बताया मैंने त्वरण के प्रकार कैसे होते हैं। तो धनात्मक त्वरण का मतलब हुआ जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है। जैसे आप टाइम के साथ साथ अगर अपनी गाड़ी की चाल बढ़ाओगे तो उसे बोला जाएगा धनात्मक त्वरण। ठीक है, इस केस में जो v होगा, मतलब जो आपकी अंतिम चाल होगी, प्रारंभिक चाल से हमेशा ज्यादा होगी।
दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण, या इसे मंदन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदन क्या होता है? तो मंदन क्या होता है, जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो इसे बोलते हैं हम मंदन। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में जो अंतिम वेग होगा वो प्रारंभिक वेग से कम होगा। मतलब पहले आपकी स्पीड ज्यादा होगी, फिर आगे जाके आपने अपनी स्पीड कम कर दी, तो उसे बोला जाएगा मंदक। शून्य त्वरण क्या होगा? मतलब जब वस्तु नियत वेग पर चल रही है, मतलब जैसा आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और आप उसी निरंतर वेग से चल रहे हो, आपके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसे बोला जाएगा शून्य त्वरण। समझ पाए आप? तो धनात्मक त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण क्या होगा और शून्य त्वरण क्या होगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास औसत त्वरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे। तो जब किसी वस्तु का त्वरण लगातार बदल रहा हो तो कुल वेग परिवर्तन और उसमें लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या बोला जाएगा? औसत त्वरण बोला जाएगा, या माध्य त्वरण भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो औसत त्वरण का मतलब हुआ जब किसी वस्तु का त्वरण लगातार बदल रहा हो तो जो कुल वेग परिवर्तन हो रहा है और उसमें कुल समय अंतराल लग रहा है, उसका जो अनुपात होगा उसे बोला जाएगा औसत त्वरण या माध्य त्वरण। ठीक है। तो जैसे औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? अंतिम वेग में माइनस कर लो आप प्रारंभिक वेग अपॉन में जो समय का अंतराल आ रहा है। तो इसीलिए हम जो भी समय का अंतराल या वेग का अंतराल है तो उसे हम ये डेल्टा से दिखाते हैं। आपको दिख रहा होगा त्रिभुज जैसा जो साइन है, इसे बोलते हैं हम डेल। ठीक है। तो ये डेल्टा है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। तो ये हमेशा परिवर्तन को दिखाता है। प्रकृति क्या होगी इसकी? तो ये एक सदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक वही होगा जो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है।